Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We were learning about cooperating processes. So students, आज की जो वीडियो है वो हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि मैसेज पासिंग कैसे होती है या इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो फैसिलिटी है वो क्या है. ठीक है. सो सेवरल हमारे पास जो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर ये यूज होती है. सो हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है. इसके अंदर स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन जो है वो इस तरह से होगी कि दो प्रोसेसेस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं इस तरीके से कि मेल बॉक्सेस को यूज करते हैं. सो जब एक प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेस को डेटा सेंड करना है तो वो क्या करता है, वो सेंड करेगा मैसेज. अब दो तरीके से डेटा सेंड कर सकता है. एक मेथड है डायरेक्ट और दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट. सो दैट कैन बी कम्युनिकेशन कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड. नॉर्मली आईपीसी जो है यूज होता है डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर और इसको हम स्टडी कर चुके हैं. सो आगे चलते हैं कि आईपीसी को कैसे बनाएंगे. देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी ऑब्वियसली देयर आर टू प्रोसेसेस, एक जो है सेंडर है दूसरा रिसीवर है. सो सेंडर जो है वो क्या कर रहा है, वो मैसेज को सेंड कर रहा है. अब वो जो मैसेज है या तो वो फिक्स्ड लेंथ का हो सकता है या वेरिएबल लेंथ का हो सकता है. सो बोथ these both methods are used. so fixed length का मैसेज भी भेजा जा सकता है और वेरिएबल लेंथ का भी. इसी तरह रिसीवर जो है वो रिसीव करेगा. सो अब मैसेज जो सेंड हो रहा है या रिसीव हो रहा है थ्रू अगर विद इन अ सिस्टम हो रहा है तो थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है और डायरेक्टली भी हो सकता है. सो ये किस तरह से सारी वर्किंग होगी इसको भी देख लेते हैं. ओके. सो अगर P और Q दो प्रोसेसेस हैं, सो अगर एक प्रोसेस P है और एक Q है और ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इनको एक कनेक्शन पहले इस्टेब्लिश करना पड़ेगा. ठीक है, एक लिंक बनाना पड़ेगा और ये जो लिंक है वो या फिजिकल होगा या लॉजिकल होगा. ठीक है, और देन क्यों लिंक इस्टेब्लिश करेंगे, ताकि वो डेटा को एक्सचेंज कर सकें, इंटरचेंज कर सकें. सो इसलिए वो बनाते हैं. ओके. So this is how we can implement this. आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि लॉजिकली हम इंप्लीमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं. हमारे पास एक मेथड है डायरेक्ट और दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट. ठीक है. सो कम्युनिकेशन विल बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और इसके अंदर सिमेट्रिक भी हो सकता है और एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन भी हो सकता है. सो इसको देखते हैं कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है, इसको हम स्टडी करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इसको देखिए, ये हम देखने जा रहे हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन. डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होगा, प्रोसेस मस्ट नेम ईच अदर एक्सप्लिसिटली. एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को डेटा भेज रहा है तो वो मैसेज के अंदर उस प्रोसेस की आईडी या उसका नेम लिख के भेजेगा कि मैं फलाने प्रोसेस को डेटा भेज रहा हूं. ठीक है. सो अगर डेटा जा रहा है जब दूसरे के पास, जब रिसीवर के पास रिसीव होगा तो उसको ये बताया जाएगा कि रिसीव अ मैसेज फ्रॉम प्रोसेस Q. अगर Q से P रिसीव कर रहा है मैसेज तो वो कहता है कि रिसीव Q जो है वो उसने Q ने लिखा हुआ है, वो मैसेज में लिखा हुआ था और उसने मैसेज भेजा था. सो उसने अपनी आईडी यहाँ डाल के, सो प्रोसेस जब भी डेटा भेजेगा अपनी आईडी उसके अंदर डालेगा और भेजेगा और जिसको भेजना है उसको भी भेजेगा. और आइदर ये वर्क जो है या तो कोई सॉफ्टवेयर होगा, क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर होगा जो ये करेगा, या ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारा काम करेगा. ओके. सो ये दो तरह के मेथड्स होते हैं जिसके जरिए से इंप्लीमेंटेशन हो सकती है. सो डायरेक्ट कम्युनिकेशन का आपको आइडिया हो गया कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन में प्रोसेस एक दूसरे का नाम लेके डेटा को सेंड या रिसीव करेंगे. इसके बाद हमारे पास जो कम्युनिकेशन का मेथड है वो या सिमेट्रिक होगा या एसिमेट्रिक होगा. सिमेट्रिक में क्या कहते हैं, सिमेट्रिक में हम कहते हैं कि बोथ सेंडर एंड रिसीवर प्रोसेसेस हैव टू नेम ईच अदर टू कम्युनिकेट. कि दोनों प्रोसेसेस जो हैं एक दूसरे का नाम लेके डेटा को सेंड करेंगे. ठीक है.
सो यानी सेंडर जब सेंड करेगा तो प्रोसेस का नाम लिखेगा और उसको सेंड करेगा किसको सेंड कर रहा है, और रिसीवर जब रिसीव करेगा तो वो अपना लिख के भेजेगा कि मेरी तरफ से आप रिसीव कर रहे हैं प्रोसेस। ओके, सो ये इस तरह से आपको यानी जब दूसरे प्रोसेस को रिसीव होगा तो रिसीविंग उसके पास सिग्नेचर होगा कि किस प्रोसेस का मैसेज रिसीव कर रहा है, ताकि उसको पता हो सकता है एक प्रोसेस जो है कई प्रोसेसेस के साथ कम्युनिकेट कर रहा हो, ऐसा डिफिकल्ट होता है बट ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, हम लोग ऐसा करते हैं कि एक प्रोसेस के साथ ही कम्युनिकेट करता है, एक से ज्यादा के साथ एक वक्त में नहीं करता। हाँ, ये हो सकता है कि वो स्विचिंग कर रहा हो, थोड़ी देर के लिए एक प्रोसेस से कम्युनिकेट करे, उसका डेटा सेव करे और देन इस तरह से जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। सो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं और ऐसा बनाया जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन की। एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन क्या कहती है? ये कहती है कि ओनली सेंडर नेम्स द रेसिपिएंट, ठीक है। सेंडर जो है रिसीवर का नाम तो लेगा, कहेगा कि मैं तुम्हें डेटा सेंड कर रहा हूं, लेकिन रिसीवर इज नॉट रिक्वायर्ड टू नेम द सेंडर। रिसीवर नहीं बताएगा, रिसीवर जब भी सेंड करेगा तो वो कहेगा कि ये जो आईडी है और उधर से मैसेज आया, बस, ठीक है। रिसीव अ मैसेज फ्रॉम एनी प्रोसेस, और वो ये उस प्रोसेस का नहीं पता कि वो प्रोसेस कौन सा है। सो प्रोसेस का नाम नहीं पता, जब रिसीव होगा डेटा तो बस रिसीव हो गया। तो ऐसी सूरत में भी हम ये कर सकते हैं। सो एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन जो है ये हम यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन अब आपको आइडिया हो गया। सेकेंड नंबर पे हम जो चीज डिस्कस करते हैं दैट इज इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, और इसको हम देखते हैं कि ये क्या चीज है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है, मैसेजेस आर डायरेक्टेड एंड रिसीव्ड फ्रॉम मेल बॉक्सेस, ठीक है। और आगे बेटे ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है पोर्ट्स, ठीक है। सो इसका मतलब ये है, मैं अगर पोर्ट की बात कर रहा हूं ना, तो ये जो पोर्ट है ये नेटवर्क की पोर्ट्स है। और ये मैं आपको ऑलरेडी, अगर आपने नेटवर्क का कोर्स पढ़ा हुआ है तो उसके अंदर क्या होता है कि जब डेटा सेंड किया जाता है तो किसी आईपी के थ्रू सेंड किया जाता है और किसी पोर्ट पे सेंड किया जाता है, और जो सर्वर होता है वो किसी पोर्ट पे लिसन कर रहा होता है, और क्लाइंट जो है वो भी किसी पोर्ट के ऊपर डेटा रिसीव कर सकता है। सो जो कम्युनिकेशन होती है वो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के अंदर पोर्ट्स के ऊपर होती है। सो होता ही है कि आपका जैसे कि नेटवर्क के अंदर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यूं होता है कि फर्ज करें क्लाइंट है, तो क्लाइंट जो है वो कोई पोर्ट यूज कर रहा होगा, ठीक है। से मैं कह देता हूं कि यहाँ पे कोई क्लाइंट है जो कि आपका से कह देता हूं कि वो क्या कर रहा है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक सर्वर है, ठीक है। और ये जो सर्वर है डेफिनेटली, अगर क्योंकि मैं जब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं मेल की बात कर रहा हूं ना, तो यहाँ पे जो सर्वर है वो आपका यूज कर रहा होगा SMTP, ठीक है। सो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर साइड पे यूज हो रहा है। ये प्रोटोकॉल जो होता है इस प्रोटोकॉल के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ये इसके साथ एक मेल बॉक्स एसोसिएटेड है और इसके साथ भी एसोसिएटेड है। वो इस सिस्टम के अंदर एक मेल बॉक्स बना हुआ है जो क्या करता है, यहाँ पे जब इस मेल बॉक्स में डेटा आता है तो ये SMTP जो है के जरिए से सर्वर जो है वो डेटा उठा लेता है, और यहाँ पे जब इस पोर्ट के अंदर डेटा आता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये अब थोड़ा सा चलें इसको यूं कर देते हैं कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है 110 उसके ऊपर चल रहा होता है, ठीक है। सो पोर्ट नंबर 110 जो है वो इसकी रैम के अंदर बनी हुई है, और इस रैम के अंदर वो डेटा यहाँ चला जाता है, और यहाँ से ये जब डेटा भेजता है तो ये इस मेल बॉक्स के अंदर डेटा भेजता है, और ये जब डेटा भेजता है तो ये इसके SMTP प्रोटोकॉल के जो पोर्ट है उसके अंदर डेटा भेजेगा, जो ऐसे पोर्ट नंबर जो है 25 के ऊपर डेटा भेज देगा यहाँ पर, ठीक है। सो ये इस तरह से कम्युनिकेशन होती है ओवर द नेटवर्क, और हो सकता है बीच में कोई इंटरनेट हो, कुछ भी हो, ठीक है। सो ये यहाँ से डेटा यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये बड़े आसानी से कम्युनिकेट कर लेंगे, क्योंकि जब ये डेटा भेजेगा तो ये इस पोर्ट के लिए डेटा भेजेगा, SMTP की पोर्ट
SMTP इज अ पोर्ट। सो इस पोर्ट की एक सर्विस है जिसके साथ पोर्ट एसोसिएटेड है। सो इस पोर्ट के अंदर जो डेटा आएगा वो SMTP उठा के ले जाएगा, और इस पोर्ट के ऊपर जो डेटा आएगा वो पॉप यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है वो उठा के इस क्लाइंट को दे देगा। सो इस तरह से होता है। यहाँ पे हम IMAP नॉर्मली यूज करते हैं, बट एग्जांपल के लिए मैंने कोई भी आपको बता दिया कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगर IMAP यूज हो रहा है तो पोर्ट जो है आपकी डिफरेंट यूज होगी, 110 नहीं यूज होगी, उसकी अपनी जो पोर्ट है वो यूज होगी। ओके, सो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होपफुली आपको अंडरस्टैंड होगी। अब स्टूडेंट्स, पोर्ट के ऊपर अगर डेटा भेजना है तो क्या मेथड यूज करेंगे? हम कहेंगे जो प्रिमिटिव्स होंगे, हम कहेंगे सेंड ए। अब ये जो ए है ये प्रोसेस का नेम नहीं है, ये क्या है? ये पोर्ट का नाम है, यानी सेंड करना है फलानी पोर्ट को ये मैसेज, ठीक है। और इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम अपना डेटा भी ऐड करेगा, यानी IP लगाएगा या मैक एड्रेस लगाएगा या जो कुछ भी लगाएगा, और उसके जरिए से डेटा आगे भेजेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा कि रिसीवर तक डेटा चला जाएगा। सो ये मेथड होता है डेटा सेंड करने का। और नेटवर्किंग के अंदर ये चीजें जो है डिटेल के अंदर आप ये पढ़ते हैं, और उसके अंदर आपको कम्युनिकेशन को ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है। आई एम जस्ट यूजिंग सम, इसकी डेप्थ में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि अगर मैं इस डेप्थ में चला जाऊंगा तो ये बहुत लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और डिटेल आ जाएगी। मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा। ओके, सो इधर ही इसको आगे यहाँ तक स्टॉप करते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हुए तो मैं आपको इसके अंदर मजीद कोई एग्जांपल इसके अंदर ऐड करके, नेटवर्किंग की एग्जांपल ऐड करके तो आपको दे दूंगा। बट वो जो एग्जांपल है वो होपफुली नेटवर्क के कोर्स में होनी चाहिए। सो इसको हम कोशिश करें कि अवॉइड करें हम, ताकि हमारा जो है वीडियो का टाइम ज़्यादा ना हो। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, हम मेल बॉक्स जब हम करते हैं, यूज करते हैं, तो वो मेल बॉक्स जो है शेयर भी कर सकते हैं, कि यानी दो या एक से ज्यादा प्रोसेसेस जो हैं एक ही मेल बॉक्स को यूज कर रहे हो। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। सो डेटा जब उस मेल बॉक्स के अंदर रखा जाए तो प्रोसेसेस जो है वहां से, यानी अगर फिर उस सूरत में ये जो मेल बॉक्स है दैट वुड बी अ शेयर्ड मेमोरी, ठीक है, जहां से यानी उसमें से डेटा फिर कट नहीं किया जाएगा, कॉपी किया जाएगा, और ओवरराइट भी तभी किया जाएगा कि जब मल्टीपल प्रोसेसेस वहां से डेटा उठा के ले जाए। सो दैट इज पॉसिबल, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है कि अलाउ अ लिंक टू बी एसोसिएटेड विद एट मोस्ट 2 प्रोसेसेस, के 2 प्रोसेसेस के साथ अलाउ करें तो ये पॉसिबल है। अलाउ ओनली 1 प्रोसेस एट ए टाइम टू एग्जीक्यूट अ रिसीव ऑपरेशन, कि एक प्रोसेस रिसीव करे फिर दूसरा प्रोसेस रिसीव करे। अलाउ द सिस्टम टू सिलेक्ट आर्बिट्रेरी, यानी वो रिसीवर के कौन सा रिसीवर जो है डेटा उठाए, ठीक है। सेंडर को नोटिफाई कर दिया जाए कि दोनों रिसीवर्स ने डेटा उठा लिया है। जब दोनों रिसीवर ने डेटा उठा लिया है तो सेंडर जो है मजीद डेटा जो है उस मेल बॉक्स के अंदर सेंड कर सकता है। सो इस तरह से आप कम्युनिकेशन को मेल बॉक्स शेयरिंग के जरिए एक से ज्यादा प्रोसेसेस को भी डेटा भेज सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन ऐसी है कि जो यानी मेल बॉक्स जो है वो ऑनर कौन है, वो प्रोसेस है, ठीक है। 2 तरीके हैं। एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर हम ये बात करते हैं, या तो मेल बॉक्स का जो ऑनर होगा वो प्रोसेस होगा, यानी प्रोसेस ने खुद क्रिएट किया हुआ है मेल बॉक्स, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मेल बॉक्स का जो ऑनर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, यानी प्रोसेस के पास मेल बॉक्स नहीं है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू डेटा जा रहा है। अगर प्रोसेस ऑनर हो, अगर हम इसकी बात करें, इस वाले की बात करें कि ऑन बाय प्रोसेस की बात करें, तो ऑनर इज द प्रोसेस विच कैन रिसीव मैसेज थ्रू दिस मेल बॉक्स एंड यूजर ऑफ द मेल बॉक्स कैन ओनली सेंड मैसेजेस टू दिस मेल बॉक्स, ठीक है। तो जो ऑनर प्रोसेस है वो रिसीव कर सकता है मैसेजेस, ठीक है, थ्रू दिस मेल बॉक्स, एंड यूजर ऑफ द मेल बॉक्स, जो मेल बॉक्स के यूजर हैं, दूसरे जो यूजर्स हैं, वो कैन ओनली सेंड मैसेजेस टू दिस मेल बॉक्स, ठीक है। सो लोग उसको डेटा सेंड कर सकते हैं
और ऑनर जो है वो खाली रिसीव करेगा, बाकी सारे उसको रिसीव नहीं कर सकते। सेंड कई प्रोसेसेस कर सकते हैं। व्हेन ऑनर टर्मिनेट्स द मेल बॉक्स, ठीक है, जब ऑनर जो है मेल बॉक्स को छोड़ेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम है ना, प्रोसेस है, यूजर प्रोसेस है, उसने मेल बॉक्स क्रिएट किया है, जब ये प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो ये मेल बॉक्स भी टर्मिनेट हो जाएगा, इसका मतलब ये है। ओके, सो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बड़े इजीली कम्युनिकेशन हो जाएगी। यानी एक प्रोसेस क्या करेगा, एक शेयर्ड मेमोरी के अंदर एक मेल बॉक्स क्रिएट करेगा, उसके अंदर वो दूसरे प्रोसेसेस को कहेगा इधर डेटा सेंड करते जाओ, तुम यानी सेंडर हो, यानी वो प्रोड्यूसर है, और ये प्रोसेस क्या करेगा, ये डेटा उस मेमोरी में से उठाता जाएगा, यानी कंज्यूम करता जाएगा। सो इस तरह का ये काम यहाँ पर हो रहा है, जो मैंने आपको मिसाल दी है। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है वो हम बात करते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की, ठीक है। सो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, लेकिन अब क्या है, अब वो जो मेल बॉक्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो मेल बॉक्स का ऑनर है, प्रोसेस ऑनर नहीं है। अब एक ऐसा मेल बॉक्स है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्रिएट किया, जैसा कि मैंने अभी आपको पोर्ट्स की एग्जांपल दी है, वो पोर्ट्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है और वो प्रोसेसेस को, एक प्रोसेस को अलाउ करेगा कि उसके साथ वो कम्युनिकेट करे। इट इज इंडिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी अटैच टू एनी पर्टिकुलर प्रोसेस। सो ये प्रोसेस को नहीं किया जाता, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, अलाउज अ प्रोसेस, किसी एक प्रोसेस को अलाउ करेगा, क्रिएट अ न्यू मेल बॉक्स, ठीक है, एक नया मेल बॉक्स क्रिएट करेगा जो कि वो ऑनर होगा जिसका वो, ठीक है। सेंड एंड रिसीव मैसेजेस थ्रू द मेल बॉक्स, डिलीट अ मेल बॉक्स, ठीक है। सो इस तरह से ये जो है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन ये चलेगी थ्रू मेल, यानी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। यानी प्रोसेस क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को डेटा सेंड करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आगे दूसरे प्रोसेसेस को डेटा सेंड करेगा, ठीक है। Ownership and receive privileges may be passed to other processes through system calls. Obviously अब ये जो मेल बॉक्स है ये क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बना हुआ है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कर्नल एरिया में बना हुआ है, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को आप एक्सेस नहीं कर सकते विदाउट, किसी भी प्रोग्राम एक्सेस नहीं कर सकता, आपको उसको एक्सेस करने के लिए सिस्टम कॉल की जरूरत है। सो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एरिया को जब भी आप एक्सेस करेंगे तो आपको सिस्टम कॉल चाहिए। प्रोसेसेस कैन शेयर अ मेल बॉक्स, जो प्रोसेसेस हैं वो मेल बॉक्स को शेयर भी कर सकते हैं एक दूसरे से। सो सिक्योरिटी डिफाइन की जाएगी और इस सिक्योरिटी को स्टूडेंट्स याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा इसको, प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा कि ये सिक्योरिटी डिफाइन कर दी जाए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम टर्मिनेट्स द मेल बॉक्स व्हेन द प्रोसेस, जब उस प्रोसेस को जरूरत नहीं होगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस मेल बॉक्स को टर्मिनेट करेगा, क्योंकि ये मेल बॉक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्रिएट किया है, सो प्रोसेस इसको टर्मिनेट नहीं कर सकता। ओके, सो ये इस तरह से है, सिर्फ प्रोसेस क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि इसको डिलीट कर दिया जाए, कि उस प्रोसेस को अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये इस तरह से कम्युनिकेशन होती है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन दोनों तरह की कम्युनिकेशन हमने देख ली कि ये किस तरह से होती है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली जब प्रोसेसेस ने आपस में डेटा सेंड करना है तो वो सिंक्रोनाइजेशन उनके दरमियान में चाहिए। अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी तो डेटा ट्रांसफर जो है स्मूथ नहीं होगा, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। अच्छा, जो आपका ब्लॉकिंग यहाँ पे मैसेज पासिंग में भी आइदर ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग। जब मैसेज को पास करते हैं तो वो ब्लॉकिंग भी हो सकती है, नॉन ब्लॉकिंग भी हो सकती है। अच्छा, ब्लॉकिंग इज कंसीडर्ड सिंक्रोनस, इससे मतलब क्या है, इसको अंडरस्टैंड कर लें। ब्लॉकिंग से मुराद ये है कि जब आपका मैसेज जो है दूसरे प्रोसेस को भेजा जाएगा तो आपका जो प्रोसेस है वो वेटिंग की स्टेट में होगा, और जब दूसरा प्रोसेस उसको जवाब देगा तब वो अगला डेटा सेंड करेगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ब्लॉकिंग, ठीक है। यानी एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के जवाब का इंतजार कर रहा है, यानी एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है, ठीक है। और नॉन ब्लॉकिंग में क्या होगा कि वो वेट नहीं करेगा, डेटा सेंड करे जाएगा, ठीक है, और दूसरा जो प्रोसेस है वो उसको हैंडल कर लेगा जिस तरह से भी हैंडल करेगा। तो ये जो नॉन ब्लॉकिंग है वो एसिंक्रोनस होता है। तो ये दोनों तरह की कम्युनिकेशन जो है, ये एसिंक्रोनस या सिंक्रोनस ट्रांसफर जो है, ये हम नेटवर्किंग के अंदर पढ़ते हैं, उसी को रिपीट किया है मैंने बस, बट इसकी डिटेल वहां पे होती है, ठीक है। सो ये इस तरह से है।
तो किसी एक यानी हम ये डिसाइड करेंगे, हम ये फैसला करेंगे कि क्या सेंडर जो है वो ब्लॉकिंग मोड में होगा या नहीं होगा, या रिसीवर जो है वो ब्लॉकिंग मोड में होगा या नहीं होगा। सो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर ये एक कॉन्सेप्ट है, एक चीज है जिसको हम बोलते हैं रेंडीवूज, और ये जो रेंडीवूज है ये तब होता है जब सेंडर एंड रिसीवर दोनों ब्लॉकिंग मोड में हो, यानी दोनों जो है ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर इस तरह से कर रहे हैं कि एक जो है सेंड कर रहा है और दूसरे का वेट कर रहा है, फिर दूसरा सेंड कर रहा है और उसका वेट। सो दोनों अगर ब्लॉकिंग मोड में काम कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये रेंडीवूज है। ठीक है, ओके। सो आगे स्टूडेंट्स इससे आगे चलते हैं। ठीक है, अब जो बफरिंग है, बफरिंग के अंदर जब आप बफर बनाएंगे तो उसकी कैपेसिटी भी तो होगी ना। मैंने आपको कहा कि आप इस तरह से बफर बना लेंगे जो कि लेंथ उसकी एक फिक्स्ड है। सो उसका साइज भी तो कर सकते हैं ना, डिफाइन करेंगे कि कितना साइज होना चाहिए। मसलन फर्ज करें मैंने ये बनाया तो कितने इसके अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए, इस बफर में कितने एलिमेंट्स हों, ये भी तो डिफाइन करना है। एक तो ये हो सकता है कि 0 कैपेसिटी का हो। ठीक है, Q length is equal to 0, so link cannot have any message waiting on it। सारी बात है, उसके अंदर कोई मैसेज नहीं रखा जा सकता। ठीक है, सो 0 कैपेसिटी का अगर यूज करेंगे, the two processes must be synchronized for message transfer rendezvous, उसको sender must wait until the recipient receive the message, क्योंकि उसके अंदर लेंथ नहीं है ना। चलिए हम कह देते हैं कि वो 1 एलिमेंट है। ठीक है, अगर एक एलिमेंट है, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो उसने जो प्रोड्यूसर है उसने इसके अंदर डेटा प्रोड्यूस कर दिया। अब कंज्यूमर इसमें से डेटा लेके जाएगा तभी वो प्रोड्यूसर अगला डेटा इसमें रखेगा ना। सो ये कैपेसिटी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट जो चीज है हम कहते हैं कि बाउंडेड कैपेसिटी हो, जिसको हम अक्सर यूज करते हैं कि n एलिमेंट्स होंगे, जो Q होगा उसके अंदर, यानी जो आपका जो भी डेटा स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर n एलिमेंट्स होंगे। सो हम ये ऐसा कर सकते हैं। सो हम कहते हैं कि जी ये बाउंडेड कैपेसिटी है। ठीक है, इसी तरह ये भी हम थोड़ी देर पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका बफर है वो अनबाउंडेड कैपेसिटी का भी हो सकता है। ठीक है, सो इस तरह से होगा। अनबाउंडेड होगा तो उसमें कोई डिले नहीं आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो राइटर है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये होता है कि अब एक और कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आया कि लॉस्ट मैसेजेस क्या होते हैं। सो इसको भी समझ लें कि हमने क्या किया कि ओवर द नेटवर्क एक मैसेज हमने सेंड किया और सम प्रॉब्लम, ड्यू टू सम प्रॉब्लम, मैं कह देता हूं कि कोई भी जो है नेटवर्क के अंदर कोई इंपेयरमेंट थी, कोई प्रॉब्लम था, कोई एरर था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि डेटा जो है दूसरे एंड पे रिसीव नहीं हो सका। ठीक है, यानी डेटा वहां पे पहुंचा ही नहीं है। जब वहां पे गया ही नहीं है तो दूसरे एंड से जवाब भी कोई नहीं आएगा। ठीक है, सो लॉस्ट मैसेजेस अगर तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है तो बहुत आसान है, प्रॉब्लम कोई नहीं होगा कि यहां से डेटा एक प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेस को डेटा सेंड किया तो दूसरा प्रोसेस जो है जब रिसीव करेगा तो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो इसका मतलब मैसेज लॉस्ट हो गया। ठीक है, पहला वाला जो आपका प्रोसेस है, जो सेंडर है, वो फौरन समझ जाएगा, वो एक सर्टेन टाइम के लिए वेट करेगा। आपको मालूम है नेटवर्क के अंदर मैं आपको ये बता चुका हूं कि उसको TTL बोलते हैं, टाइम टू लिव। उतनी देर के लिए एक प्रोसेस वेट करेगा और जब वो टाइम आउट होगा तो प्रोसेस समझ जाएगा कि मैसेज लॉस्ट हो गया और वो क्या करेगा, वो उस डेटा को दोबारा से सेंड कर देगा। ये वो चीज लिखी हुई है कि टाइम आउट हो जाता है। सो जो टाइम आउट होता है उसको TTL बोलते हैं। ठीक है, ओके। लॉस्ट मैसेज का अब आपको समझ आ गया कि कोई मैसेज कैसे लॉस्ट होता है और जो प्रोसेसेस हैं उनको कैसे पता चलता है, ये भी बता दिया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और कॉन्सेप्ट है स्क्रैम्बल्ड मैसेज बाज़ औक़ात स्क्रैम्बल हो जाता है, यानी डिस्ट्रॉय हो जाता है, या उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है, या उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है। तो जब चैनल आपका नॉइजी होता है, उसमें नॉइज होती है, उसके अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है या कुछ इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाती है, सो उस सूरत में क्या होता है कि मैसेज जो है जब रिसीविंग एंड पे आता है
तो वो प्रॉपर नहीं होता। तो होता ये है कि जब आप मैसेज हम सेंड करते हैं सेंडर, तो वो क्या करता है कि वो एक मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करता है उन बिट्स के ऊपर, और उस मैथमेटिकल फार्मूला को बोलते हैं चेकसम। ठीक है, सो वो जो चेकसम जो वैल्यू आती है वो चेकसम की वैल्यू है। वो वैल्यू जो है वो उस डेटा के साथ ही रिसीवर की तरफ भेज देता है। रिसीवर के पास ये चेकसम की वैल्यू भी आती है साथ डेटा के। सो रिसीवर क्या करता है, डेटा के ऊपर दोबारा से चेकसम वाला फार्मूला, सेम फार्मूला वो भी यूज कर रहा होता है, वो अप्लाई करता है और चेक करता है कि जो वैल्यू चेकसम की आई है वो उसके पास एक वैल्यू आ जाती है। अब वो क्या करता है कि जो वैल्यू नेटवर्क पे ऊपर आई है और जो उसने खुद कैलकुलेट की है, इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करता है। अगर वो दोनों वैल्यूज सेम हो तो वो डेटा को रिसीव कर लेगा, वो समझ जाएगा कि डेटा में एरर नहीं है। अदरवाइज डेटा रिसीव हो भी गया और चेकसम मैच ना किया तो आपका एरर आ जाएगा, उस प्रोग्राम को आप या उस फाइल को आप ओपन नहीं कर सकेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ओपन नहीं करेगा। जब आप उसको ओपन करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको CRC एरर दे देगा, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक आपको एरर दे देगा, जो कि इस चेकसम के ऊपर चलता है। ओके, सो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। ये स्क्रैम्बल मैसेज होपफुली आपको समझ आ गया कि कोई जो मैसेज जो है जो जिसके अंदर कोई नॉइज आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गया है, एरर शामिल हो गया है, ऐसे मैसेजेस को ऑपरेटिंग सिस्टम रिसीव नहीं करता हुआ, बल्कि फिर क्या होता है कि सेंडर को वो मैसेज दोबारा से रीट्रांसमिट करना पड़ता है, और इससे क्या होता है, बैंडविड्थ का ज़िया होता है, बैंडविड्थ ज़ाया होती है। ओके, सो आगे स्टूडेंट्स चलते हैं। हमारे पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनकी एग्जांपल हम ले सकते हैं। हम लोग मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की एग्जांपल देता हूं कि विंडोज़ क्या करता है। स्टूडेंट, विंडोज़ क्या करता है, विंडोज़ ने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए वो क्या करता है कि अगर विद इन सिस्टम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है तो विंडोज क्या करता है, LPC यानी कि लोकल प्रोसीजर कॉल को यूज करता है, और ये वाली फैसिलिटी को यूज करता है जो कि RPC के अंदर ही आती है, और वो दो प्रोसेसेस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं। ठीक है, सो ये विंडोज की, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की इंप्लीमेंटेशन है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इस तरह से काम करता है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने डेटा को सेंड करना है रिमोट सिस्टम के ऊपर, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या करता है, RPC की फैसिलिटी को यूज करता है और RPC के जरिए से ओवर द नेटवर्क डेटा को सेंड करता है। सो जो करंटली अगर आप देखें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर एक RPC की फैसिलिटी मौजूद होती है। ठीक है, सो अगर हम यहां से अपने सिस्टम को एक्सेस कर पाएं, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आपको सिस्टम की ये इंफॉर्मेशन यहां से दे देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, सर्विसेज के अंदर अगर हम चले जाएं तो हम यहां से इसको एक्सपेंड कर लेता हूं। सो आप ये देखें कि यहां पर आप देखें ये एक सर्विस मौजूद है रिमोट प्रोसीजर कॉल की। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये जो सर्विस है ये उसको हैंडल कर रही होती है रिमोट प्रोसीजर को। ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर LPC सर्विस को देखूं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे LPC नहीं है। सो ये जो RPC रिमोट प्रोसीजर कॉल है, इसके जरिए से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैं विंडोज 10 यूज कर रहा हूं, सो ये विंडोज 10 की इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा स्टूडेंट। तो विंडोज 10 क्या करती है, रिमोट प्रोसीजर कॉल को यूज करती है फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ओके, सो ये भी क्योंकि जिक्र आ गया तो मैंने कहा कि इसको आपको डिस्कस कर दिया जाए। ठीक है, सो ओके, हम लोग अपना लेक्चर पे वापस आते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसकी बात करते हैं दोबारा से। अब आपको आइडिया हो गया कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज काम करता है, मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया। इसी तरह कम्युनिकेशन इन क्लाइंट सर्वर, अगर क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन होती है तो किस तरह होती है कि एक क्लाइंट जो है, मसलन ये क्लाइंट है, वो क्या करते हैं, वो एक सॉकेट को यूज करते हैं इस चीज को। ओके, सो ये जो सॉकेट है इसको वो यूज करते हैं। सॉकेट बेसिकली क्या है, सॉकेट स्टूडेंट्स ये है कि एक IP और प्लस पोर्ट की मैं आपको बात बता चुका हूं कि वो रैम के अंदर कोई एक लोकेशन बनी हुई है जिसके अंदर डेटा आएगा।
ठीक है। सो सॉकेट के अंदर क्या होगा कि किसी जब कंप्यूटर जो है डेटा को ये यहां कंप्यूटर से डेटा इधर आएगा तो वो किसी आईपी और पोर्ट के ऊपर डेटा आएगा, ठीक है। यहां से डेटा जब यहां तक आएगा इस कंप्यूटर तक तो आईपी की बेस पे आएगा। उसके बाद इस सिस्टम के अंदर जब आ जाएगा तो आईपी की जरूरत नहीं रहेगी बल्कि पोर्ट की जरूरत आएगी। उस पोर्ट पे डेटा रखा जाएगा और ये जो होस्ट है ये इसके ऊपर एक प्रोग्राम होगा जो इस पोर्ट के ऊपर जिसको एक्सेस है, सो वो प्रोग्राम क्या करेगा, यहां से उठा लेगा। फर्ज करें यहाँ पे जीमेल का क्लाइंट पड़ा हुआ है तो जीमेल का क्लाइंट क्या करेगा, इस सॉकेट से डेटा उठा लेगा, ठीक है। और ये फर्ज करें जीमेल का सर्वर है तो ये डेटा इसको सेंड कर रहा है और ये इसको सेंड कर रहा है। सो डेटा जब इधर से यहाँ आएगा तो वो भी डेफिनेटली किसी सॉकेट यानी किसी आईपी के थ्रू, जीमेल सर्वर का कोई ना कोई आईपी होगा जिसके ऊपर डेटा यहां तक पहुंचेगा। और उसके बाद जो पोर्ट है यानी एसएमटीपी की जो पोर्ट है, यानी यहाँ पे जब भी सर्वर पे मेल सर्वर पे हमेशा एसएमटीपी चल रहा होता है प्रोटोकॉल। सो यहाँ पर क्या होगा, एसएमटीपी प्रोटोकॉल इस डेटा को रिसीव करेगा और उस प्रोटोकॉल के ऊपर जो मेल सर्वर है उसको अलाउड है। यहाँ पे वेब सर्वर की एग्जांपल दी हुई है, सो जैसा आप ले लें, मैंने आपको मेल सर्वर की एग्जांपल दी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, ये इस तरह से आपकी ओवर द नेटवर्क कम्युनिकेशन होती है यूजिंग सॉकेट्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि ये जो सॉकेट प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर होती है। सो स्टूडेंट्स, सॉकेट प्रोग्रामिंग विंडोज में भी होती है, लिनक्स में भी, यूनिक्स में भी एंड ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक वगैरह सब में होती है। सो जब भी क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन होगी ओवर द नेटवर्क या इंटरनेट तो वो जो है आपकी इस तरह से होगी और उसके अंदर आपका क्लाइंट और सर्वर जो है वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे यूजिंग सॉकेट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कम्युनिकेशन इन क्लाइंट सर्वर। एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं, वो आरपीसी फैसिलिटी है। अब आरपीसी के थ्रू अगर कम्युनिकेट करेंगे तो फिर क्या करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आरपीसी एक सर्विस है, जैसा कि अभी आपने विंडोज के अंदर देखा कि वो चल रही है। और वो आरपीसी सर्विस क्या करती है, वो डेटा को ओवर द नेटवर्क सेंड करती है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की जो इम्प्लीमेंटेशन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जो अपने प्रोटोकॉल्स हैं वो इस फैसिलिटी को यूज करेंगे। और जो मैं आपको ईमेल की मिसाल दी है जिसमें पोर्ट्स आपकी यूज हो रही हैं, वहां पर जो है वो आपकी सॉकेट्स यूज होंगी, ठीक है। सो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। सो इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, जस्ट इसको आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके इसको क्लोज कर रहा हूँ चीजें, ताकि ज्यादा डिटेल में आप इसको स्टडी कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक और सिस्टम है जिसको बहुत केयरफुली हम देखते हैं। ये है कम्युनिकेशन आपकी आरएमआई के थ्रू। आरएमआई स्टूडेंट स्टैंड्स फॉर रिमोट मेथड इन्वोकेशन, और ये जो है जावा यूज करता है, ठीक है। ये जावा की एक टेक्निक है, जावा का एक प्रोग्रामिंग का एक तरीका एक कार है जो नेटवर्क प्रोग्रामिंग के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, या नहीं भी अगर किया गया, इवन जब भी आप आरएमआई को यूज करते हुए प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर क्या मेथड होगा मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं डायग्राम से। सो स्टूडेंट्स, ऐसा होगा, आरएमआई क्या करती है, आरएमआई के अंदर जब भी प्रोग्राम वर्क करेगा तो एक क्लाइंट साइड होगी और एक सर्वर साइड होगी। सो आप जब भी आरएमआई के अंदर प्रोग्राम बनाएंगे तो दो प्रोग्राम बनेंगे। एक प्रोग्राम स्टूडेंट्स जो है वो उसको बोलेंगे यानी क्लाइंट, ठीक है, और दूसरा जो होगा वो सर्वर साइड का होगा। यानी आरएमआई में जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तो दो प्रोग्राम बनेंगे, एक नहीं बनेगा। ओके, जो क्लाइंट साइड पे प्रोग्राम आप बनाएंगे उसको बोलते हैं स्टब, ठीक है, और जो सर्वर साइड के ऊपर जो प्रोग्राम काम कर रहा होता है उसको बोलते हैं स्केलेटन। अब होता ये है कि ये जो क्लाइंट साइड का प्रोग्राम है ये जो है कोई भी पैरामीटर्स जो है वो पास करता है या डेटा सेंड करता है इस सर्वर को, स्केलेटन को, और ये स्केलेटन है ये कोई भी काम करता है। चलिए मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी मिसाल देके आपको समझा देता हूँ। फर्ज करें ये जो स्टब है, चले मैंने एक प्रोग्राम बनाया इसी तरह आरएमआई को यूज करते हुए, बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम। वो क्या करता है, वो ये दो वैल्यूज जो है, ये स्टब क्या करता है, ये दो वैल्यूज इसको सेंड करता है स्केलेटन को, और स्केलेटन क्या करता है, इन दोनों वैल्यूज को सम करके इसको रिटर्न कर देता है। अब जब स्टब ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज इसको सेंड करेगा, देखिए ये नहीं कैलकुलेशन, ये कुछ भी नहीं करेगा,
ये वैल्यूज क्या करेगा, ये यहां से वैल्यूज आप इसको इनपुट करेंगे, ये वैल्यूज यहां से जाएंगी इधर स्केलेटन के पास आएंगी, इसको बोलते हैं मार्शलिंग, ठीक है। और स्केलेटन जो है उनको सम करेगा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करेगा। उसके बाद स्केलेटन क्या करेगा, उनको अनमार्शल करेगा, यानी कि उनको डीमार्शलिंग या अनमार्शलिंग करके वो वापस स्टब को वैल्यू सेंड कर देगा और इसको रिजल्ट मिल जाएगा। यानी वो जो रिजल्ट है, जो रिटर्न वैल्यू है, वो ये स्केलेटन जो है इसको सेंड कर देगा। सो इस तरह से क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन इस तरह से जावा जो है इंप्लीमेंट करता है। सो ये स्टूडेंट्स हमारा लास्ट इधर था, यहाँ तक हम रखते हैं और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर को स्टडी करेंगे। सो इसको यहाँ तक हम लोग स्टॉप करते हैं। होपफुली आपको अंडरस्टैंड होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन आंसर वाले जो मेरा ग्रुप है उसके अंदर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं।